नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं, है ना। समुच्चय का तीन लेक्चर हो गया है, चौथा लेक्चर हम लोग लेंगे समुच्चय का, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बाबू, एक बार रिवीजन मार लेते हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं, समुच्चय क्या होता है ना। तो करेक्टली अरेंज जो होता है एलिमेंट्स, उसको कहते हैं समुच्चय जो फिक्स हो, क्लियर है ना। और उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़े थे, रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ये सब चीज़ क्लियर है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, पिछले लेक्चर में हम लोग उप समुच्चय, है ना, सबसेट। उप समुच्चय किसे कहते हैं, यदि ए के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित हों तो ए क्या होता है, बी का उप समुच्चय होता है ना। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ए बी का क्या कहलाता है, उप समुच्चय। और उसके बाद पढ़े थे क्या, घात समुच्चय, पावर सेट, है ना। पावर सेट के बाद यूनिवर्सल सेट, क्लियर। इसके बाद चलिए आज हम लोग लेके चलते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं ना। एक्सरसाइज 1.3 इसके कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, है ना। तो हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशंस आपके सामने करेंगे, ठीक है ना। देखिए बाबू, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन बड़ा था, है ना, इसलिए पहले लिख लिए फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई फलन ऐसा दिखे, समुच्चय ऐसा दिखे कि 1 2 3 3 4, यहाँ देखिए ब्रैकेट लगा है 3 4, इसका मतलब यह ए का क्या है, एलिमेंट है। ध्यान रखना है, पिछले लेक्चर में बिलोंग्स टू और सेट, सब सेट के बारे में क्लियर किए थे, है ना। तो वही ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, यह जो है एलिमेंट है सेट का, और यह 5 हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा सत्य नहीं है, कौन कौन सा गलत है, क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर बाबू कहे कि 3,4 जो है वो सबसेट है ए का, तो ध्यान दीजिए 3,4 क्या सबसेट है ए का। पिछले लेक्चर में याद करिए 3,4 यह सबसेट नहीं है। अगर सबसेट होता तो इस पे क्या होता, डबल ब्रैकेट होता कि नहीं होता। यह बाबू क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट है। इसका मतलब 3 4 क्या सबसेट है ए का, गलत, यह गलत है। और वही कहे बाबू कि क्या 3 4 ए में बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कब करता है, जब सेट का वो एलिमेंट होता है। और सबसेट कब होता है, जब वो खुद सेट होता है और वो दूसरे सेट में होता है, क्लियर। तो यह क्या है, इसका एलिमेंट है, एलिमेंट है। इसका मतलब 3,4 ए का एलिमेंट है और 3,4 एक में ए में बिलोंग कर रहा है। तीसरी बात देखिए, अगर 3,4 देखिए बाबू ये एलिमेंट है ना, अब इसको अगर सेट बना दे, अब ये क्या हो गया, सेट हो गया, क्योंकि इसमें डबल ब्रैकेट लग गया। ये सेट हो गया, तो क्या सेट ए का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। देखिए ए में ये जो सेट है वो इसमें है ना, है, बिल्कुल है। तो मतलब ये क्या है बाबू, सही है। समझ में आ रहा है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा 3,4 एलिमेंट है ए का, तो इसलिए वो सेट सबसेट नहीं बन पाया, इसलिए ये गलत है। 3,4 एलिमेंट है, इसलिए ए में बिलोंग्स कर रहा है। 3,4 सबसेट यहाँ बना दिया कि क्या 3,4 सेट ए का सबसेट है, तो है ना 3,4 सेट। ध्यान रखना है, डबल ब्रैकेट लगा है तो वो सेट हो गया। इसके बाद वो कह रहा है क्या एक जो है ए में बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब क्या, यह जो एलिमेंट है वह इसमें होना चाहिए ना। दिख रहा है 1 है ना, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, क्लियर। 1 क्या 1 ए का सबसेट है, ध्यान देना है, क्या 1 ए का सबसेट है। देखो ये और ये दोनों सेम हो गया, ये भी एलिमेंट है इसका और ये भी एलिमेंट है इसका। इसका मतलब ना तो ये सबसेट है ए का और ना ही ये सबसेट है ए का। समझ में आया, मतलब यह भी क्या है, सबसेट नहीं है ए का। समझ में आया, यह ए का सबसेट नहीं है, ए का क्या है, एक एलिमेंट है, क्लियर। और यहाँ देखो बाबू, बात करें कि 1 2 और 5 इसका जो सेट बन रहा है, क्या यह सेट ए का सबसेट है, ए का उप समुच्चय है। तो देखो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, इसका मतलब यह ए का क्या है, उप समुच्चय है, क्लियर है ना। ए का क्या है, उप समुच्चय है। समझ में आ रहा है, ए का क्यों उप समुच्चय है, क्योंकि इसमें ए के सारे एलिमेंट, ए के कुछ एलिमेंट इसमें क्या है, क्लियर है ना। तो इसीलिए ए का क्या है, उप समुच्चय है। और बाबू अगर वही कहे कि 1 2 5 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, क्या 1 2 5 जो सेट है वह ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये सेट बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं। तो यह बाबू क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और बाबू 1 2 3 देखो 1 2 3, यहाँ देखो 3 बाबू एलिमेंट है क्या इसका,
एलिमेंट है क्या? नहीं, 3 4 तीसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट क्या है? 3 4 है। इसका मतलब यह भी इसका सबसेट नहीं है। और बाबू ये बताओ क्या यह फाई इस ए में बिलोंग कर रहा है? फाई कहीं ए में दिख रहा है? अगर दिखे तभी ये रहेगा, अगर नहीं दिखे तो नहीं रहेगा। बाबू हम आप लोग को बताए थे कि सभी जो फाई होते हैं, ये लास्ट वाला 10 नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। लास्ट वाला 10 था कि फाई इज सबसेट ऑफ ए। तब याद करो हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, लेकिन रिक्त समुच्चय जरूरी नहीं कि सभी उप समुच्चयों में बिलोंग्स करे। समझ में आया? तो बाबू ये सत्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें ये गलत, ये सही, वो सही, ये सही, ये गलत, वो सही। क्लियर? गलत 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 सही। समझ में आया? तो ये सारे फंक्शन हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि समुच्चय जो बिलोंग्स करेगा, ध्यान देना है, बिलोंग करता है एलिमेंट। और सेट सबसेट कब होता है? जब वो खुद एक सेट हो। यह सेट नहीं था, एलिमेंट था, इसलिए बिलोंग कर रहा था, है ना? सेट नहीं, एलिमेंट था, इसलिए ए में बिलोंग कर रहा था। जब इसको सेट बनाया तो ये ए का सबसेट हो गया। समझ में आ रहा है? ए का क्या हो गया? सबसेट हो गया। कोई डाउट इसमें? सबसेट और बिलोंग टू, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, पिछले लेक्चर में भी चलाए थे। सबसेट और क्या? बिलोंग टू। बिलोंग टू कब बोलेंगे? जब उस सेट का कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग करे। और सबसेट कब बोलेंगे? जब कोई सेट दूसरे सेट में हो या फिर बिलोंग करे। क्लियर ना? अगर सेट बिलोंग करे तो वो सबसेट कहलाएगा, एलिमेंट बिलोंग करे तो बिलोंग्स टू कहलाएगा। बिलोंग्स टू कैसे दिखाएंगे? इससे प्रदर्शित करते हैं और सबसेट को इससे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब इसको मिटा दे। चलो इसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्योंकि समुच्चय के क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसके बाद उसको बनाया जाएगा आपके सामने। ठीक है? चलिए क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन आपके छठा और सातवां है ना। ये बाबू देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको रियल नंबर पे करना है। हम आप लोग पिछले लेक्चर में बताए थे ना रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंतराल कैसे लिखे जाते हैं। तो 4 टाइप से लिखे जाते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, है ना। बताए थे ना 4 ब्रैकेट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन सबको लिखना किस में है? अंतराल रूप में लिखना है। और ध्यान देखो क्या है कि सभी x जो है वो रियल नंबर है। सभी x क्या है? रियल नंबर बिलोंग्स कर रहे हैं। क्लियर? तो हमको अंतराल में लिखना है -4 से लेके 16 के बीच में। ध्यान यहाँ रखना है क्या कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो ओपन ब्रैकेट होगा कि क्लोज ब्रैकेट होगा कि सेमी ओपन होगा कि सेमी क्लोज होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, आप लोग को बताए थे 4 तरह के अंतराल होते हैं। तो यहाँ देखिए अगर बाबू ये ध्यान दो कि रियल नंबर बिलोंग कर रहा है और ये x जो है वो -4 से 16 के बीच में है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है। इसका मतलब x जो है वो -4 पे नहीं है लेकिन 16 पे है, क्योंकि 16 पे क्या लगा है बाबू? इक्वल लगाओ। तो बाबू इसका अगर हम लोग अंतराल देखना चाहें तो ये देखो जो x है वो -4 पे तो नहीं है ना, लेकिन 16 पर है। इसका मतलब 16 की तरफ हम लोग लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट और -4 की तरफ क्या लगा देंगे? ओपन ब्रैकेट। समझ में आया? इधर हो गया ओपन, इधर हो गया क्लोज। ओपन ब्रैकेट मतलब यह इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है और 16 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। -4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 16 एग्जिस्ट कर रहा है। वो इसका अगर हम लिखना चाहें, इसका अगर लिखना चाहें तो देखो x रियल नंबर को टेंड कर रहा है और ये -12 से -10 के बीच में है, लेकिन ना तो ये -12 है और ना ही ये -10 है, क्योंकि दोनों पर इक्वल नहीं लगा है। इसका मतलब यह कैसा हो जाने वाला होगा? -12, -10 और देखो ना तो इधर इक्वल लगा है ना ही इधर इक्वल लगा है। इसका मतलब यह टोटल का टोटल ओपन ब्रैकेट होगा। दिख रहा है ना? यह टोटल क्या होगा? ओपन ब्रैकेट होगा। समझ में आ रहा है? इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन, खुला अंतराल। इसको क्या बोलेंगे बाबू? खुला अंतराल, है ना। और तीसरा देखो ध्यान दो, तीसरा में 0 पर इक्वल लगा है, 7 पर नहीं लगा है। इसका मतलब अगर इसको हल करना चाहे तो x जो है वो 0 से 7 के बीच में तो है, लेकिन ध्यान दो ये 0 पर भी है लेकिन 7 पर नहीं है। दिखा?
सेमी क्लोज ब्रैकेट, 0 पर है लेकिन 7 पर नहीं है, तो 0,7 0 पर लगा दिए क्लोज ब्रैकेट और 7 पे लगा दिए ओपन ब्रैकेट। बाबू इसका खेल समझ में आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, और इसका हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किए थे। यहाँ देखो क्या है कि यह जो x है वो 3 पर भी है और 4 पर भी है ना, और x क्या कर रहा है, रियल नंबर। ध्यान ये देना है कि 3 से 4 के बीच में रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इंटीजर नहीं है कि 3 के बाद चौथा आ जाएगा। पिछले लेक्चर में बताए थे कि 3 के बाद 4 या फिर किसी एक भी इंटीजर के बाद आने वाला इंटीजर जो होगा उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। अब ये इंतराल कैसा बनेगा, 3,4 और इधर 4 पर भी क्लोज ब्रैकेट और 3 पर भी क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 और 4 दोनों पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इसमें दोनों पर इक्वल है। क्लियर, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसको क्या कहा है कि अंतरालों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो बाबू ये देखो क्या है कि अंतराल कैसा है, रियल नंबर का है। कैसा अंतराल है, रियल नंबर का। और समुच्चय निर्माण विधि में क्या बोले थे कि x सच दैट x क्या बिलोंग्स कर रहा है उसको लिखा जाता है। पहले क्या लिखते हैं, जो x है वो सच दैट किसको बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर को। क्लियर, और रियल नंबर को तो कर ही रहा है, साथ साथ देखो यह -3,0 है ना, और दोनों की तरफ क्या लगा है, खुला अंतराल। क्या लगा है बाबू, खुला अंतराल। इसका मतलब ना तो x -3 पे है और ना ही 0 पे है। इसका मतलब बाबू क्या कहेंगे, यह जो 3 है वो x से 0 के -3 से 0 के बीच में है, और ना तो यहाँ पे इक्वल नहीं यहाँ पे इक्वल। समझ में आया, ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि हो गया ना, समुच्चय निर्माण विधि। क्लियर, यहाँ देखो 6,12 है, 6 पर ओपन ब्रैकेट लगा है, 12 पर क्लोज ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब x 12 पर तो रहता है लेकिन 6 से आगे है। क्लियर, तो इसका क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बाबू, 6 पर नहीं है ना, तो 6 पर x नहीं है लेकिन 12 तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब 12 पे इक्वल लगा देंगे। समझ में आया, 12 पे क्या कर देंगे, इक्वल लगा देंगे। इसके बाद देखो 6,12 है और ये दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये 6 पर भी क्लोज ब्रैकेट और 12 पर भी क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये क्या है, 6 से लेकर 12 तक पूरा का पूरा एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है, 6 से लेकर 12 तक पूरा का पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, रियल नंबर है ना, 6 पर भी 12 पर भी। क्लियर, और बाबू अगर इसको लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, देखो -23 पर क्लोज ब्रैकेट है, 5 पर ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये -23 तो इसके भीतर एग्जिस्ट है लेकिन क्या 5 नहीं है। समझ में आया, 5 क्या है, नहीं है। क्लियर, कोई डाउट बाबू, 5 नहीं है, दिख रहा है ना, 5 इसमें नहीं है। क्लियर, तो -23,5 में -23 पर बंद अंतराल है और 5 पर खुला अंतराल है। इसका मतलब x के बगल में जो इक्वल लगाएंगे वह इक्वल लगाएंगे 23 पर, 5 पर नहीं लगाएंगे। समझ में आया बाबू, रियल नंबर का यही 2 प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कि रियल नंबर के 4 अंतराल कैसे कैसे होते हैं। क्लियर है ना, तो ऐसे अंतराल बना लीजिएगा आप लोग। इसके बाद बाबू, इसके बाद इसको खत्म करते हैं, है ना, और इसी लेक्चर में हम लोग वैन आरेख को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किसको बाबू, वैन आरेख, है ना, वैन डायग्राम। वैन डायग्राम क्या होता है, क्लियर, और थोड़ा सा फॉर्मूला जान लेते हैं यूनियन का। ठीक है, देखो इन्हीं समुच्चयों को लिखने के लिए एक वैन नाम के गणितज्ञ थे जिन्होंने एक बढ़िया डायग्राम बनाया जो कि आसानी से समुच्चयों को सॉल्व कर सकता था। ठीक है ना, वैन डायग्राम से। तो वैन डायग्राम बाबू क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ए जो है, ए आपका क्या है बाबू, ए आपका है 1 2 3, 4, और बाबू अगर आपका बी क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ऐसा दे दे। तो यहाँ देखो कि क्या ए बी का सबसेट है ना, ए क्या है बाबू, बी का क्या है, सबसेट है ना, पिछली बार बताए थे। लेकिन बाबू अगर इसको वैन डायग्राम में लिखा जाए तो वैन डायग्राम में क्या किया जाता है कि ऐसे बी का बड़ा सा गोला बनाया जाता है।
मान लेते हैं कि बी का यह पूरा का पूरा समुच्चय है जिसमें कहीं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और कहीं क्या है बाबू 5 है। एक बात बताओ कि ए में भी क्या है 1 2 3 4 है और बी में भी 1 2 3 4 है, तो वो जहाँ 1 2 3 और 4 है उस पर एक और गोला बना लेते हैं। तो बाबू ये क्या हो गया, इस बी का ए क्या हो गया, सबसेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 5 कहाँ चला गया, बाहर। समझ में आया? इसी को बोलते हैं बाबू वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। समझ में आया? अगर कोई उप समुच्चय है किसी दूसरी समुच्चय का तो उसको लिखने का तरीका क्लियर है। 1 2 3 4 है ना, 3 4 ए में था और बी में भी था, तो इस पर क्या कर दिए, डबल गोला, है ना, भीतर। समझ में आ गया? ये क्या है, ए है ना, और ये क्या है, बी है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? बाबू ऐसे ही बनाते हैं हम लोग वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम के बाद बाबू वेन आरेख। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसके बाद बाबू हम लोग करेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या करेंगे, ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब सेट का ऑपरेशन करने का कई तरीका है ना, जैसे सेट का यूनियन निकालना, सेट का इंटरसेक्शन निकालना। यूनियन मतलब जोड़, है ना, यूनियन मतलब क्या, ऐड, यूनियन। साफ समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये बाबू देखो ध्यान दो। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या होगा, समुच्चयों की संक्रियाएं। क्या होंगी बाबू, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। क्लियर? अब सेट के कैसे ऑपरेशन होते हैं, तो इसमें बाबू पहला टॉपिक आपका आता है समुच्चयों के का सम्मिलन। हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको यूनियन बोलते हैं। पहला क्या आएगा, समुच्चयों का सम्मिलन। क्लियर? सम्मिलन मतलब यूनियन ऑफ सेट। क्या कहेंगे बाबू, यूनियन ऑफ सेट। क्लियर? यूनियन ऑफ क्या, सेट, है ना। अब सेट का यूनियन निकालते हैं, तो इसका बाबू एकदम आसानी से समझ लेते हैं कि यूनियन क्या होता है किसी सेट का। अगर मान लो कि कोई समुच्चय ए है, सेट क्या है, ए है, और कोई दूसरा समुच्चय बी है, तब वो अगर ए और बी के जितने भी एक एक एलिमेंट होते हैं सबको एक सेट में लिखना सेट का क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। जैसे कि मान लो ए बराबर आपको क्या मिला 1 2 3 4, है ना, और बी बराबर क्या मिला बाबू आपको, ऐसे मिला 2 3 4 5 6। समझ में आया? दो सेट मिला, ए मिला ए बराबर 1 2 3 4 और बी मिला 2 3 4 5 6, और हमसे कह दे कि समुच्चयों का सम्मिलन निकालिए, मतलब यूनियन निकालिए। दिख रहा है ये यू, तो इसी से बाबू बनाता है ए यूनियन बी। यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा, ए यूनियन बी। तो बाबू ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। यहाँ ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी निकालते ही हम ये देखेंगे कि कितने नंबर जो है वो रिपीट कर रहे हैं। जो नंबर जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं उसको भी एक ही बार लिखेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उसको भी एक बार लिखेंगे, उसको बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। देखो 1 है, क्लियर, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अब देखो ये 2 3 4 इसमें भी है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे 5 6। ये हमारा क्या हो गया बाबू, ए यूनियन बी। क्या हो गया, ए यूनियन बी। 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 1 2 3 4 और 2 4 2 3 4 5 6, इन दोनों का ये क्या हो गया, समुच्चयों का सम्मिलन। क्लियर? यूनियन ऑफ सेट। ऐसे ही बाबू अगर आपको एक और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि कह दें सेट ऑफ वॉवेल। क्या कहते हैं बाबू, सेट ऑफ वॉवेल। इसका मतलब पहला सेट आपको मिल जाए ए ई आई ओ यू। क्या मिले, ए ई आई ओ यू, है ना। और दूसरा सेट बाबू आपको मिले ई आई ओ, दिख रहा है,
ई आई ओ। यहाँ ध्यान दो, पहला सेट क्या मिला, ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट क्या मिला, ई आई ओ। हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बाबू ध्यान दो क्या होता है, तो ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट का कॉमन एलिमेंट, सॉरी ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट को एक एक बार लिखना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। समझ में है? तो यहाँ ध्यान दो, ए कितनी बार है, दोनों में एक ही बार है। बी तो नहीं है, वॉवेल है ना। ई 2 बार है, कोई बात नहीं, एक ही बार लिखेंगे ना। आई 2 बार है, कोई बात नहीं, एक ही बार लिखेंगे। ओ भी एक ही बार और यू भी एक ही बार। दिख रहा है ये बाबू? यहाँ पर ए ई आई ओ यू जो है वो ए यूनियन बी होगा। यहाँ पर ए और ए यूनियन बी सेम दिख रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह पूरा का पूरा इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। बी जो है वो ए का सबसेट दिख रहा है और जब सबसेट होगा तो ये क्या होगा, सबसेट क्या बोले, ये तो पूरा का पूरा इसी में है, सुपर सेट कहलाएगा ये, तो इसी के भीतर ही दिख रहा है। तो बाबू इसीलिए ए यूनियन बी जो ये होगा वही ये होगा। एक बात और ध्यान रखना कि सेट के भीतर सभी एलिमेंट को स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। क्लियर? तो ए यूनियन बी पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। अब इसके बाद चलिए ए यूनियन बी की कुछ गुणधर्म है, कुछ संक्रियाएं हैं, है ना, उसको भी क्या कर लेते हैं, ए यूनियन बी की संक्रियाओं को इसी लेक्चर में या फिर चलिए अगले लेक्चर में देखेंगे ए यूनियन बी की संक्रियाएं। क्लियर है ना? तो चलिए इसी लेक्चर में देख लेते हैं, है ना। सम्मिलित की संक्रियाओं के गुणधर्म, ठीक है ना। गुणधर्म क्या होता है, सहचार्य नियम क्या होता है, ठीक है ना, उन सबको हम लोग इसी में याद कर लेते हैं। बाबू याद करना है उन सबको, ठीक है ना। सहचार्य नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया, ठीक है। तो क्या लिखना है, अगला हम लोग का होगा संक्रियाओं के गुणधर्म, है ना, यूनियन के। क्लियर है ना? सम्मिलित संक्रियाओं के गुण धर्म, है ना, सम्मिलित संक्रियाओं के गुण धर्म। क्लियर? इसके लिए बाबू हम लोग करेंगे क्या, देखो एक होता है कि अगर बाबू ए यूनियन बी है, क्या है, ए यूनियन बी है, तो बाबू वो हमेशा बराबर होगा बी यूनियन ए के। क्लियर? क्या बोले कि अगर फंक्शन ए यूनियन बी है तो ऑलवेज बराबर होगा बी यूनियन ए के। क्लियर? इसको बोलेंगे बाबू क्रम विनिमय नियम। क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ये क्या कहलाएगा बाबू, क्रम विनिमय नियम। अगर कहीं देखे बाबू ए यूनियन बी और अगर पूछे कि क्या बी यूनियन ए सही है, तो क्रम विनिमय नियम के हिसाब से अगर कहीं ए यूनियन बी है तो उसका ए बी यूनियन ए भी वही आएगा जो ये वाला आने वाला होगा। बाबू दूसरा होता है अगर आपको ऐसा दिखे ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, तो ये बाबू हमेशा आपको बराबर दिखेगा ए यूनियन बी और यूनियन क्या, सी। तो आप लोग लेगा ये क्या कर रहे हैं, एक ही बतिया कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, जो आएगा उसका ए से यूनियन करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो अगर ए यूनियन बी निकालने के बाद सी से करते हैं तो भी दोनों का दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है ना बाबू? इसको बोलते हैं सहचार्य नियम। क्या बोलते हैं बाबू? सहचार्य नियम। ठीक है ना बाबू? क्या बोलते हैं? सहचार्य नियम। समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाता है बाबू? सहचार्य नियम। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है ना? बात एक ही है लेकिन काम अलग अलग है। पहले यूनियन पहले बी सी का निकालेंगे तब ए से करेंगे, और यहाँ पहले ए यूनियन बी निकालेंगे तब सी से करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर बाबू आपका तीसरा गुणधर्म आता है यूनियन का, अगर ए यूनियन फाई करे, क्या करे बाबू? फाई करें। ए यूनियन को किसी रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन किया जाए तो यह भी बाबू ए ही आता है। क्या आता है? ए ही आता है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं तत्समक रूप। क्या बोलते हैं? तत्समक रूप, है ना, तत्समक
तत्समक रूप। क्लियर। अगर A यूनियन फाई हो तो इसकी भी वैल्यू कितनी आती है बाबू, A आती है। ये क्या कहलाता है, तत्समक रूप। क्लियर। इसके बाद अगर बाबू ऐसा दिखे कि चौथा है ना, A यूनियन A इज इक्वल टू क्या होगा, अगर बाबू A का ही A से यूनियन निकालें तो A का जो एलिमेंट होगा वो A ही होगा, तो A का यूनियन A के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, A ही ना मिलेगा। इसको बाबू बोलते हैं वर्ग सम नियम। क्या बोलते हैं, वर्ग सम नियम, है ना। क्लियर। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं वर्ग सम नियम, है ना। इसके बाद आपका अगला आता है पांचवा वाला, वो आता है यूनियन, है ना। मतलब कि अगर सार्वत्रिक सेट, सार्वत्रिक है ना, यूनिवर्सल सेट, कौन सा हो जाए वो, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकाला जाए A से, तो अब ये कितना आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। समझ में आए। यूनिवर्सल सेट बताए थे हर जगह एक ही रहता है, चाहे उसका A से समुच्चय निकाले, चाहे उसमें से A उप समुच्चय निकाले, फिर भी यूनिवर्सल सेट क्या रहता है, यूनिवर्सल बना रहता है। क्लियर है ना। और बाबू इसको क्या बोलते हैं, यू का नियम, है ना। क्या बोलते हैं, यू का नियम, या यू का क्या बोलते हैं बाबू, नियम। बात समझ में आ रही है। यूनिवर्सल का नियम, सार्वत्रिक का नियम। क्लियर। ये पांचों याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन बनेगा। अगर कहीं बाबू A यूनियन B है तो उसका B यूनियन A भी सही होगा, सेम होगा। अगर B यूनियन C करके उसको A से यूनियन निकालें तो वो A यूनियन B निकालने के बाद C के बराबर होगा। इसको बोलते हैं कौन सा बाबू, नियम, साहचर्य नियम। इसके बाद वो A का अगर फाई से यूनियन निकाले तो A आता है, इसको बोलते हैं तत्समक नियम। और वो A का A से यूनियन निकाले तो A ही मिलता है, इसको बोलते हैं वर्ग सम नियम। और यूनियन अगर क्या, सार्वत्रिक सेट का अगर A का यूनियन किया जाए तो क्या मिलता है, सार्वत्रिक सेट ही मिलता है। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग यू का नियम। समझ में आया कि नहीं आया। ये आ गया हमारे क्या, सम्मिलित संक्रियाओं के गुणधर्म। ये इसका क्या है, गुणधर्म है, सभी यूनियन का गुणधर्म है, ये पांचों गुणधर्म है। समझ में आया। इसके बाद वो इंटरसेक्शन पढ़ेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, है ना। और फिर क्वेश्चन बनाएंगे अगले एक्सरसाइज का। ठीक है, धन्यवाद।